हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की समीकरण कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। यानी निरक्ष पर अक्ष और निरक्ष दो चीज होती है, एक अक्ष होता है और दूसरा निरक्ष होता है और तीसरा विषुवतीय तल यानी एनी1 कोई भी पॉइंट होती है। तो किसी भी पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगले वीडियो में और इसके पहले हमने एक वीडियो जो डाला है कि अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम कल निकाले थे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p/r3 ऐसा हम निकाले थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निरक्षीय स्थिति पर यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरीफाई की जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा इस पर चर्चा करेंगे। और देखो अब हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किसके कारण बाबू? द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। यानी कह देंगे द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना या ज्ञात करना, इसके बारे में बात करेंगे। चलो निरक्ष का मतलब समझते हैं कि निरक्ष का मतलब क्या होता है। निरक्ष का मतलब होता है y अक्ष, और अक्ष का मतलब अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है? x अक्ष। निरक्ष का मतलब होता है y अक्ष और जो अच्छी स्थिति होती है इसका मतलब होता है x अक्ष। देखो कितने लोग ये वीडियो बड़ी हो जाती है उसके कारण आप लोग सोचते हैं कि समय ज्यादा बहुत लंबी वीडियो हो और इसको हम नहीं देखेंगे। इसको देखने से क्या फायदा होता है? एक लंबे क्वेश्चन में 10 क्वेश्चनों का समझ लीजिए कि मिलावट होती है। इसमें 10 क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इस वीडियो को इग्नोर कर देते हैं देख करके। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो में आप लोग पूर्णतः बने रहें और इसके साइंस वर्ल्ड को एकदम बिल्कुल तरह से फैलाएं, प्रचार और प्रसार करें। तो देखो अब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। हम लोग जानते हैं कि निरक्ष का मतलब क्या होता है? y अक्ष, और अक्षी का मतलब क्या होता है? x अक्ष। तो y जैसे हमने एक चतुर्थांश बना दिया, लेट अस कंसीडर यह एक हमारा क्या है? चतुर्थांश है, हिंदी में चतुर्थांश है। यानी यह चतुर्थांश यह इसका x अक्ष होता है और यह इसका y अक्ष होता है। तो कल हम x अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात किए थे कल के वीडियो में, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि y अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कि y अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो अब डियर फ्रेंड्स इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चलो हमने मान लिया, ऐसे कंसीडर कर लिया, माना कि 2l लंबाई का कोई चालक, मान लिया माना 2l लंबाई का कोई चालक किसी माध्यम में, किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया। माना 2l लंबाई का कोई चालक किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जो किसी के परावैद्युतांक वाले बिंदु A और बिंदु B के बीच रखा गया। ऐसा कह दो, बिंदु A और बिंदु B के बीच रखा गया। माना बिंदु A पर उपस्थित आवेश -q तथा बिंदु B पर उपस्थित आवेश +q है। माना बिंदु A पर उपस्थित आवेश -q तथा बिंदु B पर उपस्थित आवेश क्या है? +q है, और इनके बीच की दूरी हमने क्या माना है? 2l। माना कि 2l लंबाई का कोई चालक किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, बिंदु A और B के बीच रखा गया। बिंदु A पर उपस्थित आवेश -q तथा बिंदु B पर उपस्थित आवेश क्या है? +q है। इस चालक के मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। चालक का मूल बिंदु होगा, कोई सेंटर होगा, चालक के मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें -q तथा +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी इस बिंदु P पर इस माइनस के कारण और है प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेगा। इतना बात याद रख लिया। फिर ओकरे बाद देखो, मान लिए एक बार और कल्पना कर लेते हैं। माना -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1 है,
और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है E2 है। अब माइनस और प्लस दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है E है। यानी माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गई, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होगा E2। और दोनों का यानी ए और बी या प्लस और माइनस का परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणाम उसका क्या हो गया, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया, E हो गया। तो हम इनकी डेरिवेशन करते हैं, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन करते हैं कि निरक्ष पर, यानी यह वाई अक्ष हो गया बाबू, देखो वाई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब आप लोग याद रखे रहिएगा कि एक चीज, एक वैज्ञानिक का नाम आप लोग सुने होंगे, लॉमीज थ्योरम। लॉमी एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने ऐसे कह दिया था कि यदि कोई पॉइंट होता है, यानी कोई बिंदु होता है, इस बिंदु पर अगर जो तीन तरह से बल लगता है, तीन तरह से एक ही बिंदु पर बल लगाए तो वहां पर लॉमी थ्योरम अप्लाई होता है। तो देखो, एक बल यह हो गया, दूसर का बल यह हो गया, तीसर का बल हमने मान लिया यह हो गया। तीनों लोग मिल करके एक बिंदु पर बल लगते हैं तो वहां कौन सा समीकरण व्यक्त होता है, लॉमीज। या चाहे ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे बल लगता हो, चाहे जैसे मान लेते हैं कि जिस भी टाइप से, मान लो कि यहाँ से कोई व्यक्ति इस बिंदु पर बल लगाता है, तब वहां पे किस समीकरण की युक्तियां होती हैं, लॉमीज थ्योरम लगता है। तो लॉमी थ्योरम यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन लॉमी थ्योरम अप्लाई जब होता है तो देखो अब यह नीचे आता है, यानी एक्स अक्ष पर लाया जाता है तो क्या लिया जाता है, कास थीटा, और इसी को वाई अक्ष पर ले जाया जाता है तब क्या लिया जाता है, साइन थीटा। जब हम, जैसे हमने मान लिया बिंदु P है और यह मूल बिंदु O है, बिंदु P को जब हम नीचे लेके आएंगे, एक्स अक्ष पर लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे, कास थीटा, और जब वाई अक्ष पर लेकर के जाएंगे तब क्या लिखेंगे, साइन थीटा। कन्फर्म हो गए होंगे कि बिंदु P को नीचे लेके आईली तो कास थीटा, ऊपर ले गई तो क्या होगा, साइन थीटा। कन्फर्म। तो वही कंडीशन यह है इसमें है। देखो ऊपर का है, इतना फिगर के खाली बात करते हैं, इतना फिगर के कहाँ से है, यहाँ तक है। बिंदु P से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और बिंदु P से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी है, E2। यानी E1 ऊपर कर दिए हैं और E2 का कर दिए हैं, नीचे कर दिए हैं। तो जब E1 को Y अक्ष पर ले जाएंगे तो E1 साइन थीटा होगा, यही मॉडल। और जब एक के नीचे x अक्ष पर लेके आए तब का हो जाए, E1 कास थीटा हो जाए। वैसे है कि E2 साइन थीटा, के वाई एक्स अक्ष पर लेके जाइए तो का हो जाए E2 कास थीटा। यानी है कि जब वाई अक्ष पर लेके जाइए तो E1 साइन थीटा, है कि जब एक्स अक्ष पर लाइए तो का हो जाए E1 कास थीटा। और जब एक वाई अक्ष पर लेके जाइए तो E2 साइन थीटा, एक पर लेके जाइए तो का हो जाए E2 कास थीटा। अब देखो, अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त कर दिला, E बराबर है E1 कास थीटा और E2 कास थीटा, दोनों के जोड़ी दिला, जो दोनों के जोड़ी देवा। जब दोनों के जोड़ी देवा तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। तो परिणामी के लिए E बराबर है के और है के, दोनों के जोड़ी ला, तो E बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा, दोनों जोड़ा गए तो E कौन सी होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण हो गया। अब हम लोग डेरिवेशन की तरफ चलते हैं कि डेरिवेशन कैसे किया जाएगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, किस पर, निरक्षी स्थिति पर, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में बोल देंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ऐसा बोल देंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या वेरीफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो निरक्षी स्थिति के लिए हम लोग समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। निरक्षी स्थिति का जो समीकरण निकलेगा, यह निकलेगा, देखो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, यहाँ पे के लिखना या नहीं लिखना दोनों की बात एक होती है, P/RQ निकलेगा। यही समीकरण निकालेंगे बाबू, याद रखे रहिएगा। इसी समीकरण, यही है निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। चलो अब यहां से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का समीकरण, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का समीकरण, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का समीकरण E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ऐसा समीकरण पता है।
अब देखना क्या है बाबू आगे कि हमें इस समीकरण लिखेंगे ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार। थोड़ा देखना तो यहीं तक, अभी थोड़ा स्टॉप रहो, यहाँ से थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें से कि इसमें हम बोलेंगे कैसे। हमने थ्योरेटिकल कैसे दिया, माना 2l लंबाई का कोई चालक, माना 2l लंबाई का कोई चालक किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु ए और बिंदु बी के बीच रखा गया है, जिन पर उपस्थित आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। चालक के मूल बिंदु ओ से निरक्ष पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमें माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मूल बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी क्या है, आर, और मूल बिंदु ओ से है यल, 2l में से एक यल है हर, एक यल है हर, तो यल और प्लस यल बराबर 2l हो जाए। तो ओ से लेके ए तक का दूरी यल, ओ से लेके बी तक का दूरी कितना होगा, एल, यल यल मिल के 2l होगा। यहाँ से एन तक का दूरी कितना मिल नहीं, आर, तो हई होगा आधार और हई होगा लंब। हई कौन सी होगा बाबू, कर्ण, एक नाम होगा कर्ण, एक नाम होगा कर्ण, एक नाम होगा कर्ण। अब ये देखना है कि हई दोनों त्रिभुज, हई त्रिभुज और हई त्रिभुज दोनों का बराबर है। तो थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय यानी गणित से चलते हैं, यही इसका समीकरण निकालने के लिए यानी गणित लगा लेते हैं। ऐसे लिखेंगे, देखना बाबू हम थोड़ा का यानी कम जगह हमें करना है, हम ये डेरिवेशन इधर करेंगे। ऐसे लिखेंगे त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से ए त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज बी ओ पी से, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए ओ पी और बी ओ पी से। इनके कोण की बात करते हैं कितना कोण बा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री कोण है, एक कह जाए समकोण। इनके कोण ऐसे लिख देंगे, इनके कोण, इनके कोण क्या है, इनके कोण यानी कोण ए ओ पी बराबर कोण बी ओ पी क्या है बाबू, यहाँ पे लिख दिया समकोण है। 90 डिग्री के कोण के का कहा जाला, समकोण है। अतः जब जब दोनों एक ही बिंदु पर कोण बन रहा है 180 डिग्री, तब है दोनों भुजों का हो जाए बराबर, यानी ए पी के करे बराबर हो जाए बी पी के। तब लिखेंगे अतः ए पी बराबर तब क्या होगा, बी पी, ए पी बराबर कितना हो जाए बी पी, यानी ए पी जितना दूर लंबा रही उतना कौन लंबा रही, बी पी। दोनों आपस में का हो गए बराबर। जब दोनों बराबर होगा तब हम लगाओ ये पाइथागोरस प्रमेय, ऐसे लिखेंगे। पुनः त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी से, पुनः त्रिभुज ए ओ पी से ऐसे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला आपको पता होगा कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर अब प्लस लंब का होल स्क्वायर, ऐसा फार्मूला आपको पता होगा। आप लोग गणित लगाए होंगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सब में, तो आपको पता। तो कर्ण कौन है बाबू, एपी, एपी क्या हो गया, एपी का होल स्क्वायर अब बराबर आधार कौन है, ओ ए यानी ए ओ का होल स्क्वायर अब प्लस लंब कौन है, ओपी का होल स्क्वायर। अब देखना क्या है कि एपी यानी एपी बराबर हाई स्क्वायर हटेगा तो पे करड़ी चढ़ जाएगा, करड़ी चढ़ा दिए। जब करड़ी चढ़ जाए तो ए ओ, ए से लेके ओ तक का दूरी कौन सी है, एल स्क्वायर, और ओ से लेके पी तक का दूरी कितना है, आर स्क्वायर। यही कि हमन के सीधा लिख लेते या कही के एपी और बराबर एपी बराबर कौन सी लिख ले बीपी, एपी बराबर बीपी बराबर अंडर रूट है कि आर के पहले लिख देती आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखा एपी बीपी यानी ए से लेकर पी तक का दूरी कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और हयो कितना होगा बाबू देखिए तक करड़ी में, एक करड़ी में कह दिली अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी हयो आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और हयो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
ये कर्ण का मान होगा, है लंब का मान होगा, है आधार का मान होगा। दोनों त्रिभुजा आपस में बराबर था, दोनों भुजा है भुजा और है भुजा आपस में बराबर था। तब जाके इसको इतना सॉल्व किए कि एपी और बीपी के बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब समझिएगा, यहाँ से आ जाइए अब। ठीक इसी प्रकार हम माइनस क्यू के कारण पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर ले रहे हैं। ठीक इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस यानी माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखना तो बाबू, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी है? हम मान ले ही E1 है, तो लिख दिया जाए E1 बराबर देखना ध्यान से, E1 बराबर यही के 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 और ये क्यू के जगह ही करना लिखेगा माइनस क्यू मान ले, अब बटे आर स्क्वायर के जगह ही। अब देखा है करे बीच के दूरी कितना निकाल देली है निकाल देली अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का देखा होल स्क्वायर चढ़ाओ बत होल स्क्वायर हो गया। या करके फिर लिख दिया इसे, या करके E1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बटे यहाँ से देखो माइनस क्यू बटे है स्क्वायर से है करड़ी खत्म हो जाए आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। एक समीकरण नंबर कितना मान ले ली? 1। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिख देंगे पुनः प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर यानी प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू का मतलब है करे कारण है बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। देखा एक बीच का दूरी हुआ है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर लिख देंगे कौन सी है? E2 मान ले, तो E2 बराबर कितना हो जाए? 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 है के लगा लिया था के प्लस क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर समी। अब देखो ये एकर होल स्क्वायर ये होल स्क्वायर से करड़ी खत्म हो गए। जब खत्म हो जाए तो E2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के और प्लस क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ई होगा समीकरण नंबर 2। कन्फर्म। अब लिखेंगे का तो 2 समीकरण होगा, E1 और E2 का मान निकल गए। लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे लिख देंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ले E बराबर एक देखिए एक ध्यान से, E बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। तो देखा बाबू E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा ऐसा समीकरण मानेंगे। लेकिन अब हम इंटरचेंज कर बताए E1 कास थीटा माइनस E2 कास थीटा हम लिखेंगे, या E2 कास थीटा माइनस E1 कास थीटा लिखेंगे। अभी कैसे लिखेंगे बतला रहे हैं। इस तो परिणामी के लिए ऐसे लिख देंगे E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा हो गया। ये तो समीकरण नंबर हम का मान लिए 3 मान सकते हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं। अभी देखो का है देखा है हर से ऊपर धनात्मक दिशा होला, आये हर नीचे कौन सी हुई? ऋणात्मक दिशा। ऋणात्मक खरतीन ऋण लगावल जाये और धनात्मक खरतीन धन। बात समझिएगा, ऋणात्मक के लिए ऋण लगाना पड़ेगा और धनात्मक के लिए धन। तो E2 क्या है? ऋणात्मक में हो गया और E1 क्या हो गया? धनात्मक में। तो हम इसको इस तरह से वेरीफाई करते हैं, या करके ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। या करके E बराबर E1 कास थीटा माइनस E2 कास थीटा।
E1 cos थीटा माइनस E2 cos थीटा, इनको समीकरण नंबर कर देंगे कितना 3। अब देखो अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से E1 और E2 का मान समीकरण 3 में रखने पर आई देख लोगे थोड़ा सा इसमें से cos थीटा कॉमन हो रहा था, तो cos थीटा हमने क्या कर दिया कॉमन, ऐसे कॉमन कर लिया तो मिल जाएगा क्या कि E1 माइनस E2 और बगल में हो जाएगा E1 माइनस E2 और बगल में हो जाएगा cos थीटा। बात समझिएगा, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो इसे हम मिटा देते हैं, इसे समझ लिए होंगे, आशा करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम इसे मिटा करके आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व कर रहे हैं कैसे, ध्यान से देखो। चलो देखो लिख रहे हैं यहां से, डेरिवेशन लंबा होने के कारण वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से इसे पूर्णतः पूरा वीडियो को देखिएगा और समझ में आ जाएगा। वो आशा करता हूं पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखना क्या है बाबू, समीकरण 3 में E1 व E2 का मान समीकरण 1 व समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 3 में E1 व E2 का मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर, तब देखो अब तब क्या होता है, E बराबर देखो E1 का मान कितना है 1/4πε0 K और माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू बटे R² प्लस L²। अब फिर देखो तो बाबू फिर आ गए माइनस लगा लीजिए, है कोष्टक में कर लीजिएगा, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, चलो ठीक है, माइनस लगा दिए। अब फिर देखो E2 की वैल्यू कितना हो गया 1/4πε0, यहाँ भाई E2 को मान देखा ये दे के, और फिर उसके बाद से प्लस क्यू बटे R² प्लस L²। अब देखना तो बगल में क्या है बाबू cos थीटा, तो बगल में क्या लिख देंगे cos थीटा। कंफर्म हो गए होंगे इतना से। अब इसमें देखो 1/4πε0 बाहर आ रहा है, 1/4πε0 के बाहर आ जा रहा है, क्यू भी बाहर आ जा रहा है, तब हमें मिल रहा है क्या E बराबर, यहाँ देखो क्यू बटे 4πε0 के कॉमन हो गया, बाहर आ गया, माइनस बचा है, माइनस यहाँ पे 1/R² प्लस L², एक कोष्टक में। अब फिर है देखो माइनस 1/R² प्लस L² हो गया ये भी। अब बगल में क्या बचा है cos थीटा, बगल में क्या बचा है cos थीटा। अब देखना क्या है आगे चलो बाबू देखो, चूंकि cos थीटा बराबर हम लोग पढ़े होंगे आधार बटे कर्ण, ऐसा फार्मूला पढ़े होंगे। तो cos थीटा बराबर यहाँ पे देखते चलिएगा, आधार कौन है बाबू, यह आधार है ना, इसको आधार नाम रखेंगे, यह आधार है, आधार के जगह पे क्या लिखेंगे L, अब बटे कर्ण कौन है कर्ण है, एक नाम कर्ण रख ले ही, √R² प्लस L² है, ये कर्ण है। या करके ऐसे लिख दिया cos थीटा बराबर L बटे R² प्लस L² पे पावर 1/2, काहे 1/2, करणिक मान 1/2 होला, करणिक मान 1/2 होता है। तो अब देखना क्या है आगे का करना है, माइनस कॉमन कैदा, माइनस कॉमन कैदा तो हमें से माइनस कॉमन कैदा तो E बराबर हो जाई प्लस और माइनस दोनों में लिख सकला, क्यू बटे 4πε0 के, अब फिर हो गया 1/R² प्लस L², ऐसे हो गया। अब प्लस 1/R² प्लस L², कोष्टक में कई लिया एकदम, है देखा, इनटू का होगा cos थीटा, cos थीटा का मान कितना निकल लेंगे दे
यल बटे आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2। ई कन्फर्म हो गई होगा सब जनी। यही का थीटा मान रहा है से हई वैल्यू उठा के हई इतना वैल्यू उठा के है ना वैल्यू उठा के कास थीटो मान है यही कास थीटो की जगह ले रख दे लेंगे। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं इतना पर। चलो होल स्क्वायर है। अब देखना क्या है बाबू, है देखो हर है हमें बराबर बा। जब हर बराबर तो 1 रुपया जोड़ ला, 2 रुपया हो गए। तो ई बराबर हो गए कितना, ए क्यू बटे 4 पाई इप्सिलॉन 0 के 2 हो गए बटे आर स्क्वायर अब प्लस एल स्क्वायर हो गए प्लस एल स्क्वायर। अब गुणे में का कैदा एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर कितना कैदा 1/2 है कि एक कोष्टक में कैला है कि एक कोष्टक में। ई तो कन्फर्म हो गई हुई। अब भाई देखा 2QL ऊपर आ गया, शुभ संकेत दे दे से 2QL। जब 2QL आ गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या करके ऐसे ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के 2QL बटे देखोगे हर एवं बराबर बा। देखा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बट इतना अंतर है कर है। देखा एक ए पे 1 घात बा है पे आधा घात बा। तो जब गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं, ऐसा रूल पड़े होंगे तो 1 प्लस 1/2 तो 2 1 9 2 1 3 यानी 2 प्लस 1/2 बराबर 3/2। तो एक हेन्ना का गुणा हेन्ना करब न तो हेन 1 का ठौरा लिखी है और पे 3/2 कह दिया। तो कितना होगा आर स्क्वायर अब प्लस एल स्क्वायर पे पावर कितना होगा 3/2। ये बात तो कंफर्म हो गया होगा कि 1/2 में 1 यानी 1/2 गुणा जब 1 में करेंगे तो जोड़ेंगे तो समझिएगा घात गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं तो आप 3/2 हो जाएगा। अब आगे हम लोग ऐसे पढ़े होंगे, कल पढ़े थे, कल यहाँ अभी पढ़ल गई है कि द्विध्रुव आघूर्ण के कैसे प्रदर्शित किया जाला पी से। अब पी बराबर कितना होला 2QL यानी 2QL के जगह यहाँ कितना लिख दिया पी। 2QL के जगह जितना आई उतना ओकरे जगह कितना लिखेगा पी। तो 2QL के जगह ही पी लिख देली। तब कह देव ई बराबर देखा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 और पी बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। इतना कन्फर्म है। 2QL के जगह कितना लिखली पी का है कि ई कौन चीज है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करतीन तुहन पचन के पढ़ावले रही कल। अब हम थोड़ा सा यहाँ मिटा दे रहे हैं, यही एक लाइन लिखे बा खाली ज्यादा नहीं, बस समझे भर के बा। है देख ले थोड़ा सा आर वाला बड़ा बा कि एल वाला, यानी हेन्ना दूरी बड़ा बा कि हेन्ना दूरी आर बड़ा बा। सीधा तरीका दिखता का आर बड़ा बा यल छोट बा। तो यल के का कह दिए हटा दे, निगलेक्ट कर दो, छोड़ दो, एकदम बिल्कुल छोड़ दो। तो यल को छोड़ देंगे और आर को का कर देंगे रख लेंगे। कहेंगे ऐसे लिखेंगे इतना दूर में समझिएगा, थोड़ा डेरिवेशन है ना ऐसे समझने के लिए इतना दूर में हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे आर की अपेक्षा यल बहुत छोटा है। यल बहुत क्या है छोटा है, इसलिए एल को छोड़ देने पर एल को क्या कर देंगे छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो यानी है कि ऐसे लिख ले यहाँ देखिए ध्यान से ए आर इज ग्रेटर देन एल। किताब में तुम्हारे ऐसे तो हेले रही आर इज ग्रेटर देन एल का मतलब कि आर बहुत बड़ा बा के करे अपेक्षा एल की अपेक्षा, यानी एल की अपेक्षा आर बहुत बड़ा बा। जैसे एल के का कह दिया जाए छोड़ दिया जाए। जब छोड़ दिया जाए तो एल तो खत्म हो गए। अब भाई देखा आगे कितना बचल तब कितना बचे ई, तब ई बराबर कितना बचल बाबू है तो बचल यहाँ पे ए कितना बचल बा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के इतना बच गए। आई पी हो गए, पी बटे हो गए आर हयल के तो हटा देने एकदम मिटा था कि इतना खत्म हो गया। आर स्क्वायर हो गए। आई पर कितना बची 3/2। अब हे 2 से है 2 कट गए ना। जब 2 से 2 कट गए तब कितना बचल ई
यहाँ देखा 1/4πε0 और फिर है पी बटे आर पे पावर है 3 खिया जाए, आर पे पावर 3 है। देखो अब क्या हो गया, यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। यह है E बराबर 1/4πε0 के पी बटे आर क्यू। अब कहेंगे इस समीकरण को निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का समीकरण कहते हैं। लेकिन किससे कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण से। ये तो कन्फर्म हो गया होगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं। देखो द्विध्रुव आघूर्ण निरक्षीय स्थिति का मतलब हो गया y अक्ष, अक्षीय का मतलब x अक्ष। अब निरक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब हम लोग कैसे मानेंगे? माना 2l लंबाई का कोई चालक किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु ए और बिंदु बी के बीच रखा गया है। बिंदु ए पर उपस्थित आवेश प्लस क्यू तथा बिंदु बी पर उपस्थित आवेश माइनस क्यू है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू। अब कह देंगे चालक के मूल बिंदु ओ से निरक्ष पर आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की गणना करनी है। लेकिन किसके कारण करनी है? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण। माना माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब उसके बाद से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया? ई हो गया। ये परिणामी हो गया। तो ई बराबर, अब हमने क्या बताया? लामी थ्योरम में होता क्या है? जब हम ऊर्ध्वाधर ले जाएंगे साइन थीटा होता है, क्षैतिज लाएंगे तो कास थीटा होता है। यानी जब ऊपर y अक्ष पे ले जाइए साइन थीटा, x अक्ष पे आ जाए कास थीटा। तो ऐसा पढ़ाए हैं। अब इसमें हमें डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हमें ज्ञात है क्या कि E बराबर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0q/r²। ऐसा समीकरण पता है। तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर क्या होगा? E बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू बटे √r² प्लस l²। कहा से खेकरे बीच से होना ले जाया जाता था, दूरी आ जाए एक लेके होल स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर से करड़ी कट जाए तो कहना बच्चे E बराबर 1/4π/q माइनस क्यू बटे r² प्लस l²। एक समीकरण नंबर एक वैसे एक मान जाए समीकरण नंबर 2। अब कह लिए एक परिणामी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता E है। E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हमें एक धनात्मक व हमें ऋणात्मक तो खातिर का लिखल जाए ऋण यानी धनात्मक धन की तरफ ऋणात्मक ऋण की तरफ ऋणात्मक वाला E2 है, तो वैसे ऋणात्मक लिख दिया जाए। तो E बराबर E1 माइनस E2 cos थीटा पर सॉल्व कर दिए। अब आगे क्या करना है? आगे अगले प्रोसेस में यह समीकरण नंबर 3 मान लिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ऐसे वैल्यू पुट कर जाइए यहीं लेके E1 और E2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद से अब हम वैल्यू जब पुट कर देंगे तब क्या होगा? यानी हाई E1 का मान होगा, हाई E2 का मान होगा, E1 और E2 का मान हो गया। तो इसमें देखने के लिए यहाँ पे एक चीज है 1/4π माइनस क्यू बटे r² प्लस l² माइनस 1/4π0 के क्यू बटे r² प्लस l²। है E1 का मान और है E2 का मान है cos थीटा बहरे बा। अब देखो अब है यानी 1/4π0 माइनस क्यू या प्लस क्यू में क्यू कॉमन हो गया या q/4π0 के कॉमन हो गया। जब कॉमन हुआ तो माइनस है या बचा माइनस 1/r² प्लस l² और है माइनस 1/r² प्लस l² बचा। बगल में cos थीटा है। अब इसमें माइनस चिन्ह भी कॉमन कर लिए तो प्लस माइनस यानी यहाँ प्लस छुपा है और माइनस आ गया तो प्लस माइनस लिख दिए। अब प्लस माइनस तुम हटा सकते हो या नहीं हटा सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब हम माइनस के चिन्ह कॉमन करेंगे प्लस हो गया तो ऊपर देखा जाए नीचे का हर बराबर है। आई एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई cos थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू l है और कर्ण की वैल्यू इतना है। तो cos थीटा की वैल्यू यह हो गई, यह l बटे r² प्लस l² पे पावर 1/2 यानी अंडर रूट में था तो 1/2 लगा दिए। तो cos थीटा के जगह इसको पुट कर दिए। अब 2ql ऊपर हो गया, 2ql ले लिए और नीचे वाला को r² प्लस l² पे पावर 1 है एक मिला के एक ठीक बना दे ली है। इतना आधार वाला एक ही मिला दे ली तो 2 1 का नम 2 और 2 1 3 3/2 हो गया। यानी 2ql बटे r² प्लस l² पे पावर 3/2 हो गया। अब उसके बाद से 2ql की जगह पे हमें कितना रखना है? p। तो इसके जगह पे p रख दिए द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। तो E बराबर 1/4π के p बटे r² प्लस l² पर पावर 3/2 हो गया। अब उसके बाद से क्या वेरीफाई किए? यहाँ से कहे हैं कि l छोटा है और r का है बड़ा है।
तो आर वाले को रखना है और एल वाले को छोड़ देना है। तो एल को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, हटा दिया, इंग्लिश में निगलेक्ट, हिंदी में हटा दिया। अब देखो क्या हो गया कि आर को हमने छोड़ दिया, एल को हमने छोड़ दिया और आर को रख लिया। तो यानी एल को जब यहाँ से हटाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे तो आर भर बचेगा, तो आर स्क्वायर पे पावर 3/2 यानी 1/4π0 के पी बटे आर पे आर स्क्वायर और 3/2, 2 से 2 काट दिए तो 1/4π0 के पी बटे आर क्यूब। यह समीकरण, इस समीकरण को निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण कहते हैं। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो। हमारे इस चैनल को SK साइंस वर्ल्ड को आप सभी से अनुरोध है और रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। कमेंट, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।